हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि पता है आपको कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो मैं थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा गैप हो जाता है क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा हूँ मैं और काफ़ी काम है मुझे, थोड़ा मेरा बिजनेस का भी थोड़ा रहता है वर्क, साथ साथ जॉब भी रहती है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो जाती हैं चीज़ें। और फिर पीडीएफ वगैरह बनाने में, आपके लिए रेडी करने में भी समय लगता है, तो मैं खुद ही करने वाला हूँ अकेला सारी चीज़ें मैनेज, तो इसलिए समय लग जाता है चीज़ों में। तो मेरी कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे मैं चीज़ें कर पाऊंगा आपके लिए। तो आज जो है क्लास 3 है और मैं आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं आज जो समझाऊंगा, मैं सारा क्वेश्चन भी समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शंस भी समझाएंगे, ऑप्शंस के साथ साथ हम अब कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। मैंने इसमें काफी चीजें ऐड ऑन की हैं, तो वो सब चीजें भी, मतलब ये पीडीएफ्स आपकी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अब, वो बाकी सारी चीजों से बिल्कुल अलग होगी। यानी कि बाकी जो आपके यूट्यूबर्स देते हैं ना, जितने भी आपके यूट्यूब पे आप देखते हो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उससे बहुत ज्यादा अलग अलग है ये पीडीएफ्स, है ना, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें चीजें जो ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा मैं अलग से जो खुद से जो कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में रेडी कर रहा हूँ, वो भी जब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो वो भी बहुत अलग होंगी। तो हो सकता है कि वो आपको पसंद भी आए और आप सबके साथ, एक दूसरे के साथ शेयर भी करना उसे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे आज का जो, नहीं आज का तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन यार आपकी क्लास 3 है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं 151 से, क्योंकि हमने 101 से 101 से स्टार्ट करे थे, फिर हमने 125 तक करे थे, फिर 150 तक करे थे, अब 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सही से पढ़ लेते हैं हम, और हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स पीरियड एंड प्लेस। यानी कि वो कौन सी एजुकेशन है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि वो कौन सी एजुकेशन है ना, वो कौन सी एजुकेशन है जिसमें स्पेसिफिक पर्पस होता है एजुकेशन का, साथ साथ फिक्स पीरियड होता है और प्लेस भी होता है ना, वो कौन सी एजुकेशन है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन। अगर मुझे इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के मुझे पता है कि भाई इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो मैं आसानी से इस आंसर तक पहुंच सकता हूं, है ना। भले ही मुझे क्वेश्चन में थोड़ी चीजें समझ में ना आ रही हो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा हो, लेकिन मुझे ऑप्शंस की जानकारी है तो भी मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। जैसे पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट एजुकेशन। अब ये इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या होती है, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। देखो, इनडायरेक्ट एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें हम सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं, एनवायरमेंट से सीखते हैं। जैसे डायरेक्टली कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा होता, आप एनवायरमेंट में चीजों को ऑब्जर्व करके सीख लेते हो, वो आपके इनडायरेक्ट एजुकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल में जाता है तो स्कूल में आपको नमस्ते कहना या सलाम करना तो सिखाया नहीं जाता, या किस तरह से बिहेवियर रखना है, या आपको जो वो कहने का बैठने उठने का तरीका है ना, जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। लेकिन जो सलाम करना है, या बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसा बिहेवियर शो करना है, उससे किस टोन में बात करनी है, वो तो टोन को मेंटेन करना होता है बड़ों के साथ छोटों के साथ, वो चीजें हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वही हमारी इनडायरेक्ट एजुकेशन है, जो हमें डायरेक्टली नहीं सिखाती, इनडायरेक्ट हम सीखते हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट एजुकेशन हो गई। इंडिविजुअल एजुकेशन वो होती है जब एक टीचर जो होता है वो किसी स्टूडेंट को, कमजोर स्टूडेंट होता है, उसे दिक्कत होती है, तो उसको अलग स्पेशली उसको क्लास देता है अलग से, तो वो आपकी इंडिविजुअल एजुकेशन हो गई, जिसमें एक अकेले बच्चे को एक टीचर सिखाता है अलग ले जाकर, अलग टाइम देकर, तो इंडिविजुअल एजुकेशन हो गई। इनफॉर्मल एजुकेशन भी इससे ही मिलती जुलती है इनडायरेक्ट एजुकेशन, लेकिन थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बात इसमें कही जा रही है ना, वही बात इसको इससे मैच हो रही है। वो क्या है कि वो ये कौन सी एजुकेशन है जिसमें विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई पर्पस नहीं होता, है ना, और फिक्स पीरियड भी नहीं होता, साथ साथ प्लेस भी फिक्स नहीं होता। तो वो कौन सी एजुकेशन है, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो ये आ गई। इसके बाद अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें आप स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाकर पढ़ते हो, जिसे आप रेगुलर स्कूल्स कहते हो, या रेगुलर आपका कहते हो कि हम रेगुलर कर रहे हैं डीएड या बीएड,
है ना, रेगुलर कर रहे हैं, जहां पर हम टीचर्स से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। आप डे टू डे अपने पीरियड वाइज क्लासेस लेते हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। तो आपको ये ऑप्शंस भी क्लियर करा दिए मैंने, क्वेश्चंस भी आपका हो गया, साथ साथ आंसर भी हो गया। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इस चीज की बात यही करता है, इनफॉर्मल एजुकेशन ही करती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस द टर्म आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, शब्द किसने प्रस्तुत किया था? आईक्यू शब्द किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने, डेविड वेस्टलर ने, या लुइस टर्मन ने, या फ्रांसिस गाल्टन ने? तो इसको समझना है हमें। तो हमें इंटेलिजेंसी हमने अच्छे से पढ़ी हो, आपने अच्छे से पढ़ी हो, इंटेलिजेंसी का पूरा टॉपिक है। इंटेलिजेंट वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड था, लैटिन वर्ड था, इसका मीनिंग क्या होता है ना, ये सब चीजें आपने पढ़ी हो। उसकी फिर हिस्ट्री के सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट किसने डेवलप किया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, साथ साथ आईक्यू में 100 लगाकर उसे पूरा किसने किया, है ना, या फिर इंटेलिजेंसी पर सबसे पहले काम करने वाले पर्सन कौन थे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसको समझने से पहले, इसका आंसर जानने से पहले हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। ये मैंने अपनी एक पिक्चर मैंने लगा दी है, ये मैंने एक्चुअल में मैंने जो नोट्स लिखे हुए हैं उसी नोट्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो इतना टाइम था नहीं, तो मैंने अपने ही नोट्स में से ये चीजें ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट जो था, फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट जो था वो किसने डेवलप किया था? वो डेवलप किया था 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन, ये दोनों ने मिलकर। ये जो अल्फ्रेड बिनेट थे ना, ये जो थियोडोर साइमन थे, ये थियोडोर साइमन इनके कलीग थे, मतलब काफी दोस्ताना था, है ना। तो इन्हीं से था, ये दोनों आपस में कह सकते हो बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, ये कह सकते हो आप। तो इस तरह से याद कर लें, या कहीं कहीं पर इनको स्टूडेंट भी कहा जाता है कि थियोडोर जो थे वो अल्फ्रेड बिनेट के स्टूडेंट थे, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर दोस्त में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों ने मिलकर ही 1905 में सबसे पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट को डेवलप किया था। फिर 1908 में अल्फ्रेड बिनेट आए, अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई मेंटल एज होती क्या है, मेंटल एज क्या होती है, वो इन्होंने बताया कि मेंटल एज जो है वो किसी पर्सन का दिमाग अभी कितना, दिमागी रूप से वो कितना कैसा व्यवहार कर रहा है, वो उसकी मेंटल एज है ना। हो सकता है कि जो शारीरिक तौर पे वो 20 साल का हो गया हो, लेकिन अभी भी दिमाग 10 साल के बच्चे का है। तो उन्होंने इस तरह से इसको डिस्क्राइब करते हुए मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। 1912 में विलियम स्टर्न आए, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। इसका कॉन्सेप्ट दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। 1916 में आए लुइस टर्मन ने, इन्होंने जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था ना, इसमें इन्होंने बस बताया था ये एमए है, और इसके नीचे इन्होंने सीए बताया था, यानी कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बताया था। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जितने साल के आप हो, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, और आपका दिमाग अगर आप 20 साल के हो और दिमाग 10 साल के बच्चे का है, तो वो आपकी मेंटल एज है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने 100 नहीं लगाया था। क्या नहीं लगाया था? 100 नहीं लगाया था इन्होंने, इसलिए ये अधूरा था। तो इसको पूरा करा था अपने 1916 में लुइस टर्मन ने। लुइस टर्मन ने इसमें 100 लगाकर इसको पूरा किया, इसको रिवाइज किया, और ये फाइनल आपका आईक्यू का फॉर्मूला बना MA/CA × 100। यानी कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? IQ बराबर MA/CA × 100, ये आपका फॉर्मूला बनता है इस तरह से। और अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी की, एक और बात करें, तो ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, इन्होंने 1885 के समय में सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया था इन्होंने। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंसी पर काम किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है पहले भी कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है, तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने को कहा जाता है, क्योंकि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने आईक्यू पे यानी इंटेलिजेंसी पे काम किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये मैंने अटैच कर दी है इसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में, तो ये आप पढ़ लेना। अब आते हैं ये, तो इसमें बोल रहा है कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट, आईक्यू को किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखो, इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो आईक्यू को तो इंट्रोड्यूस किया था विलियम स्टर्न ने। तो ऑप्शन में क्या विलियम स्टर्न है? देखो भाई, अल्फ्रेड बिनेट है, डेविड वेस्टलर है, लुइस टर्मन है, फ्रांसिस गाल्टन है, नहीं है।
तो अब क्या आएगा फिर, इसका आंसर होगा क्या, क्योंकि हमने तो यही याद करा है कि भाई आईक्यू का कॉन्सेप्ट तो विलियम स्टर्न ने दिया, तो ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, बाकी ऑप्शन में बाकी चीजें हैं। अल्फ्रेड बिनेट ने तो पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया था, कब, 1905 में, है ना, 1905 में दिया था। डेविड वेस्लर ये अलग है, इन्होंने इनका भी टेस्ट था लेकिन वो अलग अलग है इनका, ठीक है। लुइस टर्मन, इन्होंने जो है, लुइस टर्मन ने 1916 में, कब, 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला कंप्लीट किया था, यानी रिवाइज किया था आईक्यू के फॉर्मूले को, इसमें 100 लगा दिया था। और फ्रांसिस गाल्टन ने इंटेलिजेंस पे काम करने वाले पहले पर्सन थे, 8085, आपको ये याद रखना है। तो इसका बेसिकली जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, आंसर जो करेक्ट होना चाहिए वो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट, वो हो जाएगा लुइस टर्मन, क्योंकि आईक्यू टर्म जो दी ना, वो दी तो खैर किन्होंने दी थी, इन्होंने दी थी आईक्यू की, विलियम स्टर्न ने, लेकिन 100 लगा के पूरा करने का काम इन्होंने करा था। तो अब ऑप्शन में वो नहीं है, तो हम इसका आंसर यही लगाएंगे, इसका आंसर हम सी ही लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ये मैंने अटैच करी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड VIBGYOR इज एन एग्जाम्पल फॉर, किसका एग्जाम्पल है, ये शब्द किसका उदाहरण है, ठीक है। पार्ट लर्निंग का, निमोनिक का या फोटोग्राफिक मेमोरी का या रोट मेमोरी का, ठीक है। पार्ट लर्निंग क्या होती है, पार्ट लर्निंग होती है जब, देखो आपको ये समझ लो कि पार्ट लर्निंग क्या होती है। पार्ट लर्निंग का मतलब पता होना चाहिए, ये पार्ट लर्निंग क्या, पार्ट लर्निंग होती है जब हम किसी चीज को समझते हैं और उसे एक तरीके से कह सकते हो कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ते हैं। जैसे एक पूरी पोयम है, या पूरी पोयम कह लो, पूरी है, बड़ी पोयम है, अब उसे कोई याद तो कर नहीं सकता आसानी से, तो हम उसे क्या करेंगे, स्टेंजा में याद करेंगे, छोटे छोटे लाइन्सों को याद करेंगे। तो वो जो हम छोटी छोटी एक एक लाइनों को याद कर रहे हैं ना, जैसे आप बोलते हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ तक का याद कर लिया, फिर इसके बाद आगे की करते हो, तो वो क्या है, पार्ट लर्निंग है। यानी कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी आप चीज को समझ रहे हो तो उसको पार्ट्स में तोड़ के पढ़ना, पार्ट लर्निंग है। निमोनिक क्या है, कि किसी बड़ी चीज को बहुत छोटा करके पढ़ना, एक शॉर्ट फॉर्म बना देना उसकी, वो निमोनिक है। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि जब आपने किसी चीज को देखा, मान के चलो कोई चीज आपने पढ़ रहे हो और आपने उस पेज को देखा, अब देखने के बाद बंद कर दिया एकदम, और आप थोड़ी देर पढ़ा और फिर बंद कर दिया, तो वो आपके जहन में रह जाए काफी समय तक, तो फोटोग्राफिक मेमोरी है। यानी कि देखते ही आपने किसी चीज को देखा और देखते ही आपके जहन में बस गई वो, आप चाहे आपके आंखों से हटा दी जाए तब भी आपको याद रहेगी कि उस क्या था। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक फोन नंबर लिख दूं, अब मैं कहूँ कि इसे 10 सेकंड तक फोन नंबर को देखो, अब फोन नंबर आप देख रहे हो, अब फोन नंबर देख जैसे ही 10 सेकंड हो गए मैंने हटा दिया, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई आप फोन नंबर जो लिखा था बताओ, तो उसने फौरन बता दिया, क्यों, फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से, क्योंकि उसके जहन में वो बस गया, है ना, उसने क्या बना ली, एक फोटो बना ली उस इमेज की अपने ब्रेन में, अब वो आसानी से नहीं धुल। और किसी किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि वो भाई एक बार देखते हैं और फिर कभी नहीं भूलते, और किसी किसी की कम अच्छी होती है, जैसे मैंने एक बार देखा मैं भूल गया, फिर दोबारा देखा फिर भूल गया, तो मुझे कम से कम 4-5 बारी में याद हुआ, तो किसी को एक बारी में याद होता है, तो किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की खराब होती है। रोड मेमोरी रोड मेमोरी कहते हैं भाई, रट्टाफिकेशन हुई, रट्टाफिकेशन करना वो रोड मेमोरी है, ये रट्टा लगाना। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो ये किसकी है, ये जो आपका दे रखा है ये क्या है, ठीक है, ये रेनबो के जो कलर्स हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है ना, वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसकी एक तरह से क्या दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो एक तरह का क्या है, निमोनिक है, क्या है ये, निमोनिक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब ये जो ट्रायल और एरर की जो लर्निंग की थ्योरी है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, किसने की थी, थॉर्नडाइक ने, पेवलोक ने, स्किनर ने या गुथरी ने, किसने की थी। देखो भाई आपको पता होना चाहिए, देखो थॉर्नडाइक की जो थी
थॉर्नडाइक ने क्या करा था, आपको ही पता होना चाहिए। तो थॉर्नडाइक ने क्या करा था, है ना, इनकी थ्योरी का क्या नाम था, है ना, थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या नाम, पैवलोव की, स्किनर की या गुथरे की क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए था। साथ साथ इनके एक्सपेरिमेंट भी पता होने चाहिए। जो थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, कैट पर, पैवलोव ने डॉग पर, स्किनर ने चूहे पे और कबूतर पे किया था, लेकिन ज्यादा फेमस चूहे वाला हुआ था। गुथरे की जो है वो आपकी सन्निकटता का सिद्धांत है। इसकी थ्योरी का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्ग्यूटी ऐसी कुछ नाम है इसका, आप देख लेना इसको सर्च करके, इसकी थ्योरी का नाम, ठीक है, सन्निकटता की थ्योरी है इसकी कुछ ऐसी टाइप की, तो वो देख लेना। तो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसकी किसकी है, किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो इंट्रोड्यूस की थी आपकी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो क्या है, ट्रायल एरर थ्योरी है, और इसने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो कैट पे किया था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पैवलोव जो था, पैवलोव की क्या थी, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डॉग पर। स्किनर की जो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर की क्या थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग इनकी थ्योरी, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो करा था रैट पर, ठीक है, चूहे पर, और पिजन पर करा था, पिजन भी लिख लेना, पिजन, पिजन पे भी करा था। और गुथरे की जो थी वो आपकी सन्निकटता का सिद्धांत था, इसको देख लेना एक बार आप, ठीक है। तो ये बहुत कम ही रेयरली पूछी जाती है, मेन जो है ऊपर वाली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका ए हो गया। तो आपको इसका वो भी पता होना चाहिए किसने क्या क्या किया, साथ साथ आपको इनकी थ्योरीज के नाम भी पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक की ट्रायल एरर थ्योरी, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इन्होंने किस किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है भाई, मायोपिया बेसिकली क्या होता है, मायोपिया में मायोपिया होता है कि जब आपकी पास की नजर बहुत अच्छी हो और दूर का आपको धुंधला दिखाई दे या ब्लर दिखाई दे, तब इसको मायोपिया कहते हैं। ये मेरे पास रखी है तो पास ये मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये दूर जाएगा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मायोपिया है। कि पास रख रहा हूं किसी चीज को, कोई चीज मुझे पास से तो नजर आ रही है साफ बिल्कुल क्लियर, लेकिन दूर से नजर नहीं आ रही है, तो वो मेरा मायोपिया है, उसे हम मायोपिया कहते हैं। एक तरह की आपकी डिसीज होती है, एक तरह की प्रॉब्लम होती है आपकी विजन से रिलेटेड, ठीक है। अब मायोपिया इज क्या है, मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, क्रॉस्ड आईज या इम्बैलेंस इन द आई, क्या है इनमें से। तो मायोपिया का दूसरा नाम है, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। देखो एक नाम तो मायोपिया हो गया, दूसरा नाम नियर साइटेडनेस हो गया, तीसरा नाम भी है इसका, तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम इसका शॉर्ट साइटेडनेस, तीसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो तीनों नाम इसको लिख लेना। हो सकता है कभी ये वाला ऑप्शन ना हो, ना ये हो, और आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी प्रॉब्लम है विजन से रिलेटेड जिसमें पास का दिखाई साफ देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, और आपका ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन में ना हो, ना मायोपिया लिखा हो ना नियर साइटेडनेस लिखा हो, बल्कि शॉर्ट साइटेडनेस लिखा हो, तो वो आंसर हो जाएगा। तो उसके तीन नाम है मायोपिया की, मायोपिया भी कहते हैं इसको, इसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसी तरीके से फार साइटेडनेस को भी, इसके भी तीन नाम है। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मायोपिया, इसका मायोपिया का राइट आंसर तो ये हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फार साइटेडनेस क्या है। फार साइटेडनेस है जब आपको दूर का साफ दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, और पास का साफ नहीं दिखाई दे। ये पेन अगर मेरा दूर ले जाता हूं मैं से, तो दूर से तो मुझे दिखाई नहीं देगा, दूर से तो मुझे दिखाई देगा ये, लेकिन जब मैं पास लाऊंगा तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा। तो जब दूर की निगाह आपकी साफ हो, पास की निगाह आपकी कमजोर हो, तब उसे कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है। इसे फार साइटेडनेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस का हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इसका दूसरा नाम है, और इसका तीसरा नाम भी है, वो क्या है, पहला नाम इसका हो गया फार साइटेडनेस, आप याद रख लो फार साइटेडनेस, दूसरा हो गया आपका शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, और इसका तीसरा नाम हो गया लॉन्ग साइटेडनेस, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस, और इसका आ गया आपका शॉर्ट साइटेडनेस। तो आपको ये याद रखना है इसके तीन नाम, फार साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया लिख दूं क्या,
पहला तो यही हो गया, दूसरा आप लिख लो शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा नाम हो गया इसका, सॉरी यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, शॉर्ट कह रहा हूँ मैं, लॉन्ग साइटेडनेस आएगा यार, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम इसका हो गया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर हाइपर लिख दिया है, मेट्रोपिया लगा लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसके तीन नाम। क्रॉस्ड आइज क्या होती है? क्रॉस्ड आइज में आपका भेंगापन इसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रैबिज्म, ठीक है, स्ट्रैबिज्मस या स्ट्रैबिज्म भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है क्रॉस्ड आइज, भेंगापन, ठीक है। इम्बैलेंस इन द आइज, इम्बैलेंस इन द आइज ये कब होता है? इम्बैलेंस इन आइज जब आपकी जो आइज मसल्स होती हैं, टोटल हमारी आंखों में कितनी मसल्स होती है? 6 होती है भाई, ये आपको याद रखना है, 6 मसल्स होती हैं टोटल, और 6 मसल्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपकी आइज क्या हो जाती है? इम्बैलेंस हो जाती है। तो जब ये आइज में दिक्कत आती है, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तब ये दिक्कत होती है, तो आपको याद रखनी है। तो मायोपिया क्या है आपको पता होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया पता होना चाहिए, क्रॉस्ड आइज, इम्बैलेंस, मैंने चारों के चार एक्सप्लेन कर दिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। राइट आंसर इसका हो गया नियर साइटेडनेस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 156, अ नॉर्मल पर्सन फील्ड ऑफ विजन इज, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? कितना होता है भाई? कितने डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में कितना होता है? 60 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री, कितना होता है? डिग्री में पूछ रहा है, अगर सेंटीमीटर में पूछता तो कुछ और होता। तो नॉर्मल, पहले समझ लेते हैं फील्ड ऑफ विजन क्या है, पहले समझ लेते हैं फील्ड ऑफ विजन क्या है। भाई फील्ड ऑफ विजन कहते हैं किसको है? यानी एफए बोलते हैं इसे शॉर्ट में, कभी कभी फुल फॉर्म आ जाए तो भाई लिख लेना, एफए बोलते हैं इसको, फील्ड ऑफ विजन, एफवी, सॉरी एफवी बोलते हैं, एफए बोल रहा हूं मैं भी, है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफवी, फील्ड ऑफ विजन, है ना। तो फील्ड ऑफ विजन क्या होती है? फील्ड ऑफ विजन होती है कि जो आपकी आईज होती है ना, वो कितना एरिया को कवर कर पा रही हैं। जैसे मेरी आंखें जो हैं वो या सामने का देख पा रही हैं, इधर साइड का देख पा रही हैं, इधर साइड का देख पा रही हैं, तो मैं जितना, मेरा हाथ मैंने ऐसे कर लिया ना, तो इतना ही हिस्से में मैं देख पा रहा हूँ, इतने हिस्से में मैं देख पा रहा हूँ, अब पीछे का बाकी हिस्सा में नहीं देख पा रहा हूँ, यानी यहाँ से पीछे का। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरा पूरा का पूरा, यानी कि अगर ये ऐसा सर्कल घुमाओगे ना, ऐसे सर्कल बनाओगे, तो ऐसे सर्कल में 360 डिग्री का सर्कल बनेगा, और आपका सर्कल में कितना देख पा रहा हूँ? मैं इतना देख पा रहा हूँ, इतना ऐसा करके इतना, तो ये कितना है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में देख पा रहा हूँ और 180 डिग्री में नहीं देख पा रहा, यानी कि फील्ड ऑफ विजन कितनी होती है ह्यूमन की? 180 डिग्री, 180 डिग्री होती है ना। लेकिन अगर एनिमल्स में पूछे तो 360, वो भी किसकी? सभी एनिमल्स की नहीं, आउल की, है ना। जो उल्लू होता है वो 360 डिग्री तक देख सकता है, क्योंकि वो अपनी गर्दन को घुमा लेता है। मैं अपनी गर्दन को ऐसे पीछे तक नहीं घुमा सकता, तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन कुछ कुछ ह्यूमंस जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घूम लेते हैं। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे उस पे देखा था, एक डांसर जो है वो अपनी गर्दन ऐसे घुमा लेता है पीछे तक। तो ये एक्सेप्शन केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 160 डिग्री फील्ड ऑफ विजन होती है ह्यूमन की। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है, अकॉर्डिंग टू आरसीआई एक्ट 1992 विजुअली हैंडीकैप रेफर टू, किसको रेफर करता है 1992 के अकॉर्डिंग? टोटल एब्सेंट ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण अभाव, है ना। Visual acuity not exceed 20/200 Slanted in the better eye with correct lenses. Limitations of field of vision, all of the, ठीक है। टोटल एब्सेंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आरसीआई ने जो 1992 में विजुअली हैंडीकैप की डेफिनेशन दी थी ना, तो ये डेफिनेशन
है और इसके तीन ऑप्शंस दे रखे हैं कि टोटल एब्सेंट ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पूर्ण अभाव होता है, बिल्कुल होता है, ये बात सही है 1992 की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीड यानी कि 20/200 से ज्यादा नहीं होती है ना, लेंसेज वगैरह लगाने के बाद भी, तो ये भी ऑप्शन सही है। लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन में क्या होती है, लिमिटेशंस आ जाती हैं, यानी कि जो 180 डिग्री हम देख सकते हैं ह्यूमन, उससे भी कम दिखाई देता है, साइड वगैरह की विजन चली जाती है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि दिखाई कम देगा, रोशनी वगैरह की दिक्कत होगी, है ना। इसके साथ साथ जो स्लेन चार्ट है उसमें भी लाई करेगा और फील्ड ऑफ विजन भी कम हो जाएगी, तो तीन ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई एक दो बच्चे ने मुझसे पूछा था ये इसका क्या मतलब होता है 20/200 का, या 6/60 क्या होता है ये, है ना। तो ये 6/60 क्या होता है या 20/200 क्या होता है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझो कि 6/60 समझ लो या 20/200 समझ लो। मेरी आइज बिल्कुल नॉर्मल है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरी आइज बिल्कुल नॉर्मल है। अब मुझे ना मेरी दूर की निगाह खराब ना मेरी पास की निगाह खराब, मेरी निगाह बिल्कुल ठीक है। अब क्या है 200 फीट पे किसी सेब को रख दो जाकर, तो यहां से खड़े होके मैं 200 फीट तक उस सेब को देख सकता हूं। उस सेब को मैं कितनी दूरी से देख सकता हूं, 200 फीट की दूरी से मैं देख सकता हूं। लेकिन जिसको विजन की प्रॉब्लम होगी, वो क्या करेगा, उसी सेब को देखने के लिए वो मेरे बराबर में खड़ा है, अब उसी सेब को देखने के लिए वो 6 फीट पे जाएगा, कितनी वो सॉरी 20 फीट पे जाके देखेगा, कितनी 20 फीट पे जाके उसको देखेगा। तो इसी को कहते हैं 20/200। इसी तरह से 6/60 है, मैं खड़ा हूं मेरा दोस्त खड़ा है, मेरे दोस्त को विजन प्रॉब्लम में मुझे नहीं है, तो 60 क्या है, अब मैं देखूंगा तो आप जो 60 मीटर पे किसी सेब को या किसी भी सेब को रख दो, सेब केला कुछ भी रख दो कि 60 मीटर पे सेब रख दिया आपने। अब मैं तो देख पा रहा हूँ 60 मीटर की दूरी से, लेकिन मेरा दोस्त नहीं देख पा रहा, तो मेरा दोस्त जाएगा कितने मीटर पे, 6 मीटर पे जाके खड़ा हो जाएगा, अब उसे दिखाई देगा, है ना। तो जिस चीज को मैं 60 मीटर दूरी से देख सकता हूँ, उसी चीज को मेरे दोस्त को देखने के लिए 6 मीटर पे जाना पड़ेगा, तो ये 6/60 होता है, 20/200 होता है फीट में, है ना। तो ये चीज आप समझ लो, बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ मैं, ये समझने से पर्पस आप, है ना, स्पेशल एजुकेशन में समझना ही सारा खेल है। अगर आप समझोगे नहीं ना चीजों को तो बहुत दिक्कत आएगी, समझ के पढ़ो, मजा आता है, फिर ऑप्शंस में भी मजा आता है, क्वेश्चन करने में भी मजा आता है, समझ के पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, द पर्सन हु डेवलप द स्नेलन चार्ट, किसने डेवलप करा था भाई स्नेलन चार्ट, हेलन केलर ने या हर्बर्ट स्नेलन ने या लुइस ब्रेल ने या सुलीवन ने, है ना, किसने करा था बताओ भाई। जैसे मैं हूं, मैंने सब पढ़ रखा है, मैंने 21 डिसेबिलिटीज पढ़ रखी है, मैंने एक्ट एंड पॉलिसीज पढ़ रखा, मैंने सब पढ़ रखा है ना, लेकिन फिर भी मुझे पता है, मैं आज भी जब मुझे कोई नई चीज मिलती है मैं आज भी पढ़ता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में नॉलेज है, लेकिन किसी को जब उसने ठीक से नहीं पढ़ा होता ना तो उसे नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये नाम सुना होगा, ये नाम सुना होगा, ये नाम सुना होगा, लेकिन ये नाम नहीं सुना होगा, डी ऑप्शन। अब डी नहीं सुना तो अब वो कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सुना नहीं है इसलिए हो ही नहीं सकता। अभी आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड भी। तो ये कह रहा है स्नेलन चार्ट किसने डेवलप करा था, तो स्नेलन चार्ट को डेवलप करने वाले कौन थे, वो थे हर्बर्ट स्नेलन। कब किया था हर्बर्ट स्नेलन ने इसको डेवलप, तो 1862 में। डेट भी पूछ लेगा, अगर कभी डेट पूछी तो डेट भी पूछ लेगा कि कब डेवलप किया था ये स्नेलन चार्ट, वो था 1862, 1862 में ये डेवलप करा था हर्बर्ट स्नेलन ने स्नेलन चार्ट को। ठीक है, अब ये तो हो गई बात स्नेलन की, हर्बर्ट स्नेलन की। ठीक है, ये खुद भी एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आंखों से रिलेटेड ये डॉक्टर थे आंखों के, ये माना जाता है हर्बर्ट स्नेलन। अब ये हेलन केलर कौन है, हेलन केलर के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हेलन केलर जो है
डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री में सबसे फेमस पर्सनैलिटी अगर कोई है तो वो हेलन केलर है। अगर डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री में किसी पर्सन को बहुत ज्यादा फेम मिला है तो वो यही है, हेलन केलर। हालांकि हेलन केलर से पहले भी एक पर्सन है, एक फीमेल लेडी थी, लॉरा ब्रिजमैन नाम था उनका। तो उन्होंने भी एजुकेशन ली थी लेकिन उन्होंने डिग्री है हासिल नहीं करी थी। और वहां से कहा जाता है कि उनसे, लॉरा ब्रिजमैन से ही डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री या डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री की शुरुआत होती है, या उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन ली लेकिन उनको फेम नहीं मिला। फेम इनको मिला। इनको फेम क्यों मिला हेलन केलर को? क्योंकि इन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली थी, ये ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी, इसलिए इनको फेम मिला। अब ये जो थी, ये किसकी स्टूडेंट थी? इनकी स्टूडेंट थी। ये टीचर थी भाई, आप याद रखना, टीचर थी। किसकी टीचर थी? इनकी टीचर थी। यानी कि हेलन केलर किसकी स्टूडेंट थी? सुल्वियन की। ठीक है, इनकी स्टूडेंट थी ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब आता है लुइस ब्रेल। जो लुइस ब्रेल थे, ठीक है, ये बचपन से तो ब्लाइंड नहीं थे। जब ये 14-15 साल की उम्र में खेल खेल रहे थे तो इनके आंख में कुछ लग गया था, बॉल वगैरह, ऐसे कुछ हिस्ट्री में बताया गया है कि ऐसा कुछ लग गया था। तो उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और ये ब्लाइंड हो गए थे। तो फिर इन्होंने अपनी खुद की कंडीशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करा, और स्टडी करने के बाद इन्होंने उन लोगों का भी सोचा जो उनके ही जैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक लैंग्वेज या स्क्रिप्ट डेवलप करी जिसे आपका ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम से जाना जाता है। कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसका आविष्कार या उसको इन्वेंट करने वाला, ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करने वाला यही पर्सन था, और इसने ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप करा था 1824 में। ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार करा था जिसमें 6 डॉट थे। और इस 6 डॉट को बाद में, ये 6 डॉट किस में चेंज हो गए? पहले 6 डॉट थे, बाद में इसको कितने डॉट में चेंज कर दिया गया? 12 डॉट। बाद में आज के समय में इसमें 12 डॉट है। और इसके कितने कॉम्बिनेशन है? 63 कॉम्बिनेशन इसके हैं। याद रखना है ना, कितने कॉम्बिनेशन है? 63 कॉम्बिनेशन है इसके डॉट के, ये आपको याद रखना है। तो चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। और ये आपके पिछले साल जो 2025 में एमसीक्यूज आया था ना, उसमें पूछा गया था कि इसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 63 उसका आंसर था करेक्ट, जो कि बहुत इजी था, जिसने पढ़ा होगा उसी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थेरेपी टू द सीपी? सर्बल पाल्सी के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी कौन सी है? देखो, सर्बल पाल्सी वाला व्यक्ति जो होता है ना, जो पर्सन होता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, पर्सन विद सीपी कहूंगा मैं उसे। तो पर्सन विद सीपी जो होता है, सर्बल पाल्सी जैसे होता है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो स्टिफनेस और टाइटनेस की होती है। वो क्या है कि शरीर उनका अकड़ा रहता है, शरीर में अकड़न बहुत रहती है, स्टिफनेस बहुत रहती है, टाइटनेस बहुत रहती है। तो इस टाइटनेस और स्टिफनेस को दूर करने के लिए भाई सबसे ज्यादा उन्हें फिजिकली एक्सरसाइज करानी पड़ती है, जिसे हम फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, पकड़ के उसके हाथ पैरों को मूवमेंट करवाई जाती है ताकि उसके जो हैं वो सेल्स वो डीएक्टिवेट ना हो जाएं। ठीक है, उसके जो खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव रहे, जो ब्रेन का जो सर्कुलेशन है वो ब्लड है ना पूरी बॉडी में फ्लो होता रहे रेगुलरली, जिससे कि उसकी स्टिफनेस बढ़ ना जाए, टाइटनेस बढ़ ना जाए। तो इसलिए फिजिकल फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट है सर्बल पाल्सी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट आंसर है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवाई जाती है लेकिन इतनी नहीं, सबसे कारगर आपकी फिजियोथेरेपी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म बच्चों के लिए अच्छी है, ठीक है, साथ साथ एसएलडी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है ओटी। ठीक है, म्यूजिकल थेरेपी भी मानी जाती है अच्छी वैसे एसडी बच्चों के लिए। प्ले थेरेपी तो खैर सभी के लिए, ज्यादातर डिसेबिलिटीज के लिए मानी जाती हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका 160 क्वेश्चन नंबर 160, ठीक है, व्हाट इज सर्बल पाल्सी? सर्बल पाल्सी क्या है? मैंने आपको सर्बल पाल्सी के बारे में पिछली वीडियोस में भी बताया। सर्बल पाल्सी जो वर्ड है वो ग्रीक का है, क्या है मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था। साथ साथ मैंने आपको गया था कि सर्बल का मतलब ब्रेन होता है, पाल्सी का मतलब वीकनेस होता है ना, या वीकनेस या फिर आपका पैरालिसिस हो सकता है पाल्सी का मीनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या किस चीज में दिक्कत आएगी? सर्बल पाल्सी विद हेयरिंग, देखो सर्बल पाल्सी का हेयरिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ट्रैवल में देखने में दिक्कत नहीं होती है भाई, ये तो भाई HI है, ये VI है।
साथ साथ अगर हम ट्रबल विद पेइंग अटेंशन, भाई अटेंशन में किसे दिक्कत होती है, या तो ऑटिज्म को होगी, है ना, एएसडी या एडीएचडी, एडीएचडी से हम इसे जोड़ेंगे इस चीज को, यानी कि इसमें दिक्कत इसमें होती है, इन दोनों में ही होती है, एएसडी या एडीएचडी में। ट्रबल विद मूवमेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, सर्विल पाल्सी का, ठीक है। मैंने इसको बता दिया था कि सर्विल पाल्सी जो वर्ड है किसने कॉइन किया था, कब किया था, ये सब मैंने पिछली वीडियोस के एमसीक्यूज में बता दिया, आप वो पूरी देखिए ताकि आपको ये चीजें जानने को मिले और उसे नोट भी कर लेना अच्छे से, कॉइन किसने किया था, है ना, वो सब। अब आता है डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द, डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द, ठीक है। डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी किससे क्षतिग्रस्त होने से होता है, इसकी वजह से होता है, बेसल गैंग्लिया, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब या सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, सर्विल पाल्सी के टाइप से रिलेटेड कुछ मैंने अब पिक्चर भी डाल दी है, बढ़िया मजा आ जाएगा करके, है ना, थोड़ा सा, है ना, इतना सही है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं स्पास्टिक सर्विल पाल्सी। जो स्पास्टिक सर्विल पाल्सी होता है वो क्या होता है, देखो स्पास्टिक सर्विल पाल्सी में ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सर्विल पाल्सी है, सबसे ज्यादा लोगों को अगर कह सकते हैं 70 to 80% लोगों को, अगर 80% लोगों को अगर कोई सर्विल पाल्सी का टाइप होता है तो वो स्पास्टिक सर्विल पाल्सी है, जिसमें आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, तो ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है। याद रखना कि स्पास्टिक सर्विल पाल्सी में ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, जो कि जिसकी वजह से क्या होती है, टाइटनेस, स्टिफनेस और टाइटनेस आ जाती है, आप देखिए टाइट हो जाती है ना मसल्स, स्टिफनेस और टाइटनेस आ जाती है। तो पहला टाइप आपको याद रखना है स्पास्टिक सर्विल पाल्सी। स्पास्टिक सर्विल पाल्सी में ब्रेन का कॉर्टेक्स डैमेज होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस और टाइटनेस बहुत बढ़ जाती है शरीर में। तो ये आपका पहला टाइप है। दूसरा टाइप आपका है डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी, जिसे एथाटॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इसको डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी भी कहते हैं, एथाटॉइड सर्विल पाल्सी भी कहते हैं, और साथ साथ डिस्टोनिक सर्विल पाल्सी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी में जो ब्रेन का बेसल गैंग्लिया होता है वो डैमेज होता है, जो बेसल गैंग्लिया होता है वो डैमेज होता है। तो ये आपका जो लिखा हुआ है ना, ये आपका डैमेज होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया कहाँ होता है, वो यहाँ पर होता है, ये हिस्सा जो है आपका ये बेसल गैंग्लिया का है, और ये डैमेज हो जाता है, और इस डैमेज की वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगती हैं बॉडी में। यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का कौन सा हिस्सा, तो वो बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहता हूँ, तो ये मेरी वॉलंटरी मूवमेंट है। वॉलंटरी मूवमेंट वो जो मेरी इच्छा से, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ अपने बॉडी के साथ, गर्दन हिला सकता हूँ, पलके झपका सकता हूँ, साथ साथ हाथ उठा सकता हूँ, ये मेरी वॉलंटरी मूवमेंट है। इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है जब मेरा कंट्रोल ही नहीं है मेरी बॉडी पे, हाथ यहाँ है अचानक से यहाँ चला गया, अब मैंने नहीं करा, खुद हो गया, तो ये क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है। ये कब होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट, जब आपका कौन सा हिस्सा डैमेज हो जाए ब्रेन का, बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए, तो उस टाइप के सर्विल पाल्सी को हम कहेंगे डिस्काइनेटिक सर्विल पाल्सी। इसे एथाटॉइड सर्विल पाल्सी भी कहा जाता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक की अगर कॉम्बिनेशन से बनता है आपका मिक्स सर्विल पाल्सी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा बनता है, सर्विल पाल्सी, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, जिसको ये वाली दिक्कत भी होगी, स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक दोनों ही दिक्कत होगी, इनवॉलंटरी की भी दिक्कत होगी, साथ साथ स्टिफनेस और टाइटनेस में भी दिक्कत होगी, तो उसको हम कहेंगे उसको मिक्स सर्विल पाल्सी है ना। और लास्ट आ जाता है आपका एक टाइप, वो है अटैक्सिया, जिसे अटैक्सिक सर्विल पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है अटैक्सिक सर्विल पाल्सी, इसमें ब्रेन का सेरिबेलम हिस्सा डैमेज होता है। ब्रेन का सेरिबेलम हिस्सा यहाँ पर होता है और ये हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी बैलेंस के लिए, ठीक है, बैलेंस के लिए, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, बैलेंस के लिए, बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी होता है। इसमें थोड़ी शेकी मूवमेंट होती है, यानी कि हाथ पैर हिलते हैं, थोड़ी शेकी मूवमेंट होती है, यानी हाथ पैर ऐसे करके हिलते हैं, शेकी मूवमेंट होती है इसमें अटैक्सिक सर्विल पाल्सी में। सेरिबेलम में डैमेज होता है, साथ साथ
बैलेंस में दिक्कत आती है, यानी कि खड़ा नहीं रह पाता, सीधा खड़ा नहीं रह पाता, ऐसे करके गिरता है वो, इस तरह से बैलेंस अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, क्योंकि चलेगा तो भी वो उसे गिरने वाली हालत होती है उसकी, तो वो गिर जाता है बहुत जल्दी, तो इसे कहते हैं अटैक्सिया। तो आपको चारों के चारों समझ में आ गए होंगे, है ना। अब मिक्स सर्बल पाल्सी आ जाए तो आप तीनों मत कर देना कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है मिक्स सर्बल पाल्सी है ना, स्पास्टिक और डायस्काइनेटिक का कॉम्बिनेशन है मिक्स सर्बल पाल्सी। अटैक्सिया अलग है कुछ, ठीक है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज है ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्काइनेटिक सर्बल पाल्सी कॉज बाय डैमेज। तो हमने अभी पढ़ा कि डिस्काइनेटिक कहाँ है, कह रहा डिस्काइनेटिक सर्बल पाल्सी किसकी वजह से होता है? बेसल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा भाई, दिख गया में, बेसल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से, बेसल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेम्पोरल लोब जो होती है, टेम्पोरल लोब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ब्रेन का जो चार हिस्से होते हैं मैंने बताया आपको, ये फ्रंटल लोब, ये पेरिएटल लोब, ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब, और बीच में आता है आपका टेम्पोरल लोब। जो आपका टेम्पोरल लोब है वो आपका हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है आपका, फ्रंटल लोब स्ट्रेटजीज वगैरह बनाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, और विजन के लिए ऑक्सीपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ साथ आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में डैमेज होता है। तो आपका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी किसी को होगा तो उसका कौन सा हिस्सा डैमेज होगा ब्रेन का? सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होगा, स्टिफनेस और टाइटनेस बच्चे में आ जाती है, ठीक है। ये देखो आपका ये भी क्लियर हो गया, ये पिक्चर भी मैंने ऐड कर दी है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग अनस्टेडी मूवमेंट एंड स्टैगरिंग वॉक ड्यू टू डिसऑर्डर इन द सेरिबेलम इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, पैराप्लीजिया, एनॉक्सिया या अटैक्सिया। तो भाई हमारी कहा जाएगा सेरिबेलम के विकार के कारण मांसपेशियों के समन्वय में कमी आती है, यानी कि तालमेल में, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हमने पढ़ा कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में किसमें दिक्कत आएगी, यानी कि वॉक में दिक्कत आएगी, ठीक है। साथ साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी। हमने दो वर्ड पकड़ ली, एक है कोऑर्डिनेशन, एक है वॉक, है ना। ये दो चीजें हमने पढ़ ली, और ये वाली भी मूवमेंट। इन चीजों में दिक्कत आती है किसमें? एक ही में आती है, वो है अटैक्सिया। सेरेब्रल पाल्सी का कौन सा टाइप है? अटैक्सिया, जिसमें क्या डैमेज होता है? सेरिबेलम डैमेज होता है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया आपका रीडिंग से रिलेटेड है ना, रीडिंग से रिलेटेड रीडिंग प्रॉब्लम होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। पैराप्लीजिया जो है, इसमें दोनों पैर यानी कि जिसे हम लोअर लिम्स कहते हैं वो डैमेज होते हैं, यानी कि उसमें आपका पैरालिसिस होता है, दोनों पैरों में जब पैरालिसिस होता है दोनों पैरों में, तो उसे पैराप्लीजिया कहते हैं। एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया होता है जब आपका एब्सेंट होता है क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह लो, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन जब ब्रेन में पहुंच नहीं पाता, जब आप बच्चा जो है वो जन्म ले रहा होता है, या जन्म के समय जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता प्रॉपर तरीके से, तब उसे एनॉक्सिया कहा जाता है। एनॉक्सिया का मतलब यही होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जब बंद हो जाती है, तो वो आपकी एनॉक्सिया है। हाइपोक्सिया, एक होता है आपका हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में पड़ जाए, यानी ऑक्सीजन सही से ना पहुंच पाए, हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल ही ना मिल पाए, तो वो एनॉक्सिया है, ठीक है। अटैक्सिया मैंने बता दिया, डिसलेक्सिया, पैराप्लीजिया सब हो गया। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर वो है अटैक्सिया। 163, क्वेश्चन नंबर 163 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 163, एट व्हाट एजुकेशनल लेवल आर मोस्ट इंडिविजुअल विद ऑटिज्म फर्स्ट आइडेंटिफाई। ऑटिज्म वाले अधिकांश व्यक्तियों की पहचान किस शैक्षणिक स्तर पर होती है? मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल या प्री स्कूल? मुझे पता है कि ऑटिज्म जो है वो 0 से 3 साल तक इसकी पहचान हो जाती है ऑटिज्म की, ठीक है। तो यानी कि इन्फेंट में ही हो जाती है, कह सकते हो इन्फेंट जो एज होती है स्टार्टिंग की, उसमें ही हो जाती है। तो भाई मिडिल स्कूल में तो कम से कम बच्चा जो होगा वो 5+ ही होगा, मिडिल में तो 5+ ही होगा, मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई 5+ ही होगा, या 4 से कह लो 4+ होगा। हाई स्कूल में और ज्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एलिमेंट्री में जाहिर सी बात है, एलिमेंट्री में भी बड़ा ही होगा, 5+ ही होगा, एलिमेंट्री में भी 5+ ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें होगा प्री स्कूल, जब बच्चा LKG प्ले वे वगैरह में जाता है ना, UKG में, तो वो स्कूल एज होती है जो 0 से 3 की होती है, 0 से 3 की होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। 164 क्या है? टीचिंग सोशल स्किल्स टू स्टूडेंट विद ऑटिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टॉट। ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल सिखाना सबसे प्रभावी होता है जब इसे सिखाया जाए, ठीक है, विद अदर स्टूडेंट विद ऑटिज्म और नॉट डिसेबिलिटी, अन्य ऑटिज्म अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ इन आइसोलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल सिखाने सबसे प्रभावी होता है। भाई ऑटिज्म वाले बच्चों को सोशल स्किल सिखाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट करने में उन्हें दिक्कत होती है, तो सोशल स्किल सिखानी पड़ेंगी। मेल झोल है ना, बात करना, हाथ मिलाना है ना, या फिर हेलो बोलना, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलना, इस तरह की जो सोशल स्किल्स होती हैं वो सिखानी पड़ेंगी बच्चे को। उठना बैठना है ना, वो सब सिखाना पड़ेगा। तो वो सोशल स्किल सिखाना क्या है, काफी इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद अदर स्टूडेंट विद द ऑटिज्म और डिसेबिलिटी, अन्य ऑटिज्म अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ, अन्य ऑटिज्म अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ, ये गलत है क्योंकि ऑटिज्म वाले ऑटिज्म बच्चे से ही सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आइसोलेशन टू देयर आर नो एक्सट्रीनियस स्टिमुली, अलग से ताकि कोई भी बाहरी उत्तेजना ना हो, ये भी नहीं करते कि आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेट करेंगे, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। इन मल्टीपल सेटिंग थ्रू आउट द डे, ठीक है, दिन भर विभिन्न परिस्थितियां स्थानों में। इन द स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम, यानी कि उसको स्पेशल स्कूल्स में डाल देंगे, स्पेशल एजुकेशन क्लास उसको मिलेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेटिंग्स बनाएंगे दिन भर के उसके रूटीन में, ठीक है, जिससे कि वो काफी सोशल स्किल सीख पाए, है ना। जैसे हम दिन भर में बहुत सारी चीजें हम करा सकते हैं, उसका एक रूटीन एक शेड्यूल बांध सकते हैं, तो उससे बेस्ट रहेगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी सही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 है डैश इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड यूजुअली वन एडल्ट डायरेक्टेड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अप्रोच टू टीचिंग स्टूडेंट विद एएसडी, ठीक है। डैश एक अत्यधिक संरचित सामान्य एक से एक व्यस्त द्वारा निर्देशित अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण पद्धति है जिसका उपयोग एएसडी वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि कैसी है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है। किस क्या सिखाया जाता है, तो आपको बता दूं टीच क्या है, टीच क्या है, सोशल स्टोरीज। तो पहले ऑप्शंस को समझ लेते हैं, बाद में हम इसके आंसर पे जाएंगे। तो टीच क्या है, पहले टीच समझ लेते हैं। मैंने सबसे पहले टीच समझ लेते हैं। देखो टीच में मैंने आपको यहाँ थोड़ा लिख दिया है जिसको नहीं पता है। टीच की फुल फॉर्म होती है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन, ये आपकी टीच की फुल फॉर्म है, ठीक है। ये जो टीच है ये एक तरह की अप्रोच है, एक मेथड है जो ऑटिज्म बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, मतलब एजुकेशन देने का एक तरीका है, एक अप्रोच है जिसमें बच्चों को एजुकेट किया जाता है। दिन भर की चीजें, दिन भर की यानी डे टू डे लिविंग की चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। इसमें एक रूटीन बनाया जाता है बच्चे को जिसमें वो फॉलो करता है जिसे। तो क्या है ये, पढ़ लेते हैं इसमें कि एक स्ट्रक्चर टीचिंग अप्रोच है जो विशेष रूप से ऑटिज्म बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई है, जो कि मैंने बताया। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होते हैं, इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम है कि बच्चे को किस समय पे क्या करना है, ठीक है। विजुअल शेड्यूल्स होता है, बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई होती है जिसमें बच्चों को पता है कि मुझे अब ये करना है, ये करना है। पानी की पिक्चर बनी हुई है या पानी पीना है, तो वो सब उसमें लिखा होता है। रूटीन होता है ऑर्गेनाइज, बच्चों को हर को स्वतंत्र रूप से काम करना सिखाया जाता है, ठीक है। क्लास में बोर्ड पर हाँ पर पिक्चर या शेड्यूल लगा होता है, रीडिंग राइटिंग प्ले टाइम, ठीक है, ये सब होता है। और बच्चा चित्र देखकर समझ जाता है कि अब वो कौन सा काम उसे करना है, ठीक है, कौन सा काम उसे करना है। तो ये मैंने बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये पिक्चर आपके लिए लगा दी, देख लो। ये पिक्चर क्लास में लगी हुई होती है, घर में भी रखी होती है, लगा देते हैं ऑटिज्म बच्चों के लिए। तो एक तरह से ये टीच मेथड है। कौन सा मेथड है ये, आपका टीच मेथड है, ठीक है, टीच मेथड है ये आपका, आपको याद रखना है टीच मेथड है ये। इसमें देखो लो किस तरह से क्या क्या लगा हुआ है, सब एक शेड्यूल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है अच्छे से वे में ऑटिज्म बच्चे के लिए कि उसे कब किस समय क्या करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाईली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, 1 to 1 एडल्ट डायरेक्टेड अप्लाइड बिहेवियर, एबीए। एबीए होता क्या भाई, सबसे पहली बात तो मुझे एबीए नहीं पता। एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अगर आपको एबीए का मतलब नहीं पता तो फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे।
एबीए का मतलब होता है कि जो उसका रॉन्ग बिहेवियर है, जो उसका बुरा बिहेवियर है, जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है, उसको कम करना और अच्छे बिहेवियर को बढ़ाना। तो यही आपका एबीए में किया जाता है। एबीए थेरेपिस्ट भी होते हैं जो करवाते हैं ये। तो एबीए थेरेपी आप भी दे सकते हो कहने के लिए, जब आप किसी बुरे बिहेवियर को बच्चे में खत्म करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके, और एक अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे? तो इसमें एबीए में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सबसे बेस्ट माना जाता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए आप बच्चे के अच्छे बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं और बुरे बिहेवियर को कम कर सकते हैं। या कोई अच्छा बिहेवियर सिखाने के लिए आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये भी है। इसमें टीच मैंने बता दिया। टीच क्या है? एक अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक है, जिसमें आपका एक शेड्यूल, एक रूटीन बनाया जाता है, बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में उसे एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, वो सब है। सोशल स्टोरीज क्या होती हैं? सोशल स्टोरीज जो हैं, ऐसी सोशल स्टोरीज बच्चे को सुनाई जाती हैं जिससे उसका कुछ सोशल बिहेवियर वो सीखे। तो सोशल बिहेवियर भी आप कह सकते हो ऑटिज्म बच्चे के लिए सही है, सोशल स्टोरीज सही है। डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, इसे शॉर्ट में बोलते हैं DTT बोलते हैं ना, DTT बोलते हैं इसे शॉर्ट में, कि डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग इसे। तो ये क्या होता है? DTT क्या होता है? इसमें बच्चे को कोई टॉपिक या किसी चीज को जब सिखाया जाता है तो उसको स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है ना। कोई चीज जैसे आप समझ लो कि उसको पेंसिल पकड़ना अगर हम सिखा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, फिर उसको सिखाना कि सबसे पहले पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे होल्ड करेंगे, फिर ऐसे उसको ग्रिप बनाएंगे उसकी, फिर इस तरह से अक्षर बनाएंगे। तो इस तरह से वो जो स्टेप्स होते हैं ना, वो स्टेप्स में तोड़ के सिखाना ही DTT है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सिंपल है कि आप जो जनरल टीचर्स पढ़ाते हैं कि गए सीधा सीधा क्लास में डायरेक्ट पढ़ा दिया कि ये होता है, ये होता है। उन्होंने, उनसे कोई मतलब नहीं है कि उस क्लास में कोई CWSN भी बैठा हो, डायरेक्ट पढ़ा दिया। अब वो उसके समझ में आया ना आया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, वो डायरेक्ट मेथड है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन ये लगाकर आ जाएं जो कि गलत है, क्योंकि इसमें हाईली स्ट्रक्चर्ड की बात की जा रही है, कहीं पर अप्रोच की या रूटीन चेंज की इस तरह की चीजें नहीं की जा रही हैं। वो वर्ड्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो कि इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो DTT है ना, ये ABA का पार्ट है, याद रखना भाई, ये क्या है? पार्ट ऑफ ABA, ये ABA का पार्ट है DTT, ठीक है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये मेरा हो गया, ये करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइस कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा संचार साधन अधिकांश ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों की शक्तियों का उपयोग करता है? कौन करता है भाई? कैसे करोगे आप? स्ट्रेंथ का यूज कैसे करोगे? वर्बल डायरेक्शंस एंड पीयर ट्यूटरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन? कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म? अच्छा, कैसे आप ऑटिज्म वाले बच्चों की शक्तियों का उपयोग कैसे करोगे आप? तो वर्बल डायरेक्शन और पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि वर्बल डायरेक्शंस दोगे उसे और बच्चों के साथ बिठाओगे, वो एक दूसरे को पढ़ाएंगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी करके सीखना, तो बच्चा तो ऑटिज्म होता है वो इतनी आसानी से करता नहीं है, हम उसे करवाते हैं फिर उसे सिखाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। विजुअल शेड्यूल और कार्ड एंड क्यूज कार्ड, ये है कि हम विजुअल शेड्यूल्स उसका बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, साथ साथ क्यू कार्ड्स बनाते हैं, तो ये सब हम ऑटिज्म बच्चे के लिए बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ऑल द आंसर आर करेक्ट। सभी आंसर करेक्ट हैं, ये भी कहना सही नहीं है क्योंकि C ही करेक्ट है। इसका एक ही आंसर है, वो है C, ऑप्शन नंबर C। तो ये आपका सही हो जाएगा, जो कि मैंने अभी पीछे भी पिक्चर से भी बताया। क्वेश्चन नंबर है 167, द बेस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट हु आर हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब डेफ नहीं है, यानी बहरा नहीं है। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब है हेयरिंग लॉस है, सुनाई देता है लेकिन कम सुनाई देता है। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब ये है, इसे शॉर्ट में HOH कहते हैं, है ना। H बड़ा, फिर HO छोटा, फिर H बड़ा, HOH, है ना, हार्ड ऑफ हेयरिंग।
कहते हैं, है ना, हार्ड ऑफ हेयरिंग। तो हार्ड ऑफ हेयरिंग क्या है, द बेस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट ऑफ हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रक्शन क्या है? अमेरिकन साइन लैंग्वेज। देखो, अमेरिकन साइन लैंग्वेज एक इंडियन साइन लैंग्वेज भी होती है, इसे एएसएल कहते हैं, एक होती है आईएसएल, आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज। देखो, एएसएल और आईएसएल अगर पूरी तरह से बहरे हैं, डेफ हैं, तो ये तो डेफ के लिए यूज की जाती है, तो ये तो हो नहीं सकती, है ना। हम तो इसको डेफ के लिए यूज कर लेते हैं, हालांकि इसके लिए भी कर लेते हैं, लेकिन अभी डेफ के लिए कंसीडर करेंगे। क्यूड स्पीच, है ना। देयर इज नो सिंगल बेस्ट इंस्ट्रक्शन मेथड, स्पीच रीडिंग, है ना। क्यू रीडिंग भी नहीं होती, क्यूज रीडिंग भी नहीं हो सकती कि आप क्लू दे रहे हो, जैसे टीचर पढ़ाता है ना, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई वाटर का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और वाटर का चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और मेरे सामने हार्ड ऑफ हेयरिंग बैठा हुआ है कोई बच्चा जिसको हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इशारे भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं अपने हाथों से इशारे भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब मैंने पानी की बात करी तो ऐसे करके इशारा कर दिया, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की बात करिए। तो ये क्या है कि क्यूड स्पीच है, कि आप ऐसी स्पीच का यूज कर रहे हो जिसमें क्लूज भी यूज कर रहे हो, तो ये सही है, मतलब एचआई बच्चे के लिए। लेकिन स्पीच रीडिंग, देयर इज नो सिंगल बेस्ट इंस्ट्रक्शन मेथड, ये कहना वैसे सही है कि देयर इज नो सिंगल बेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर, मतलब कोई भी सिंगल इंस्ट्रक्शन मेथड नहीं है एचओएच के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, कि आप सभी को एक डंडे से हाँक दो ऐसा नहीं है, कि सभी की नीड्स सेम होंगी ऐसा नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए सिंगल बेस्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं है। स्पीच रीडिंग यानी लिप को, आपके लिप्स की मूवमेंट को देखकर वो समझेगा आप क्या बोल रहे हो, इसको लिप रीडिंग भी के नाम से भी जाना जाता है, लिप रीडिंग भी कहते हैं, स्पीच रीडिंग इसे लिप रीडिंग भी कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 168। 168 में है आपका असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट विद हेयरिंग लॉस इंक्लूड, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी में शामिल है, क्या शामिल है? क्लोज कैप्शंस, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, की किसकी बात हो रही है यहाँ पर? स्टूडेंट विद हेयरिंग लॉस। देखो, हेयरिंग लॉस की बात हो रही है जब, तो साइन लैंग्वेज तो नहीं आएगा, ये तो मेरा गलत हो गया। ब्रेल, ब्रेल क्या है? ब्रेल का यूज कब करते हैं भाई? ये तो ब्लाइंड के लिए यूज करते हैं ना, ब्लाइंड के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये तो वीआई से रिलेटेड है। रेगुलर प्रिंट बुक, ये तो नॉर्मल जर्नल, मतलब हम तुम्हारे जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्लोज कैप्शनिंग, यानी कि एक ऐसी वीडियो से समझाना जिसमें सबटाइटल्स भी हो। तो ऐसी वीडियो या कोई मूवी दिखा रहा हो, कुछ भी दिखा रहा हो, तो वीडियो भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके सबटाइटल भी होने चाहिए, तो यही क्लोज कैप्शनिंग है, तो ये बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, अ टीचर ऑफ डेफ चिल्ड्रन, बहादुर बच्चों के लिए शिक्षक क्या है? अ टीचर ऑफ डेफ चिल्ड्रन, बताओ भाई क्या है? तो अगर हम देखें तो बंडूरा, देखो डेफ चिल्ड्रन से, देखो डेफ से रिलेटेड बंडूरा से कोई, बंडूरा का कोई लेना देना है नहीं इससे, डेफ से, है ना, तो बंडूरा तो हो नहीं सकता, ठीक है। प्याजे भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सिंपल सीधा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, ठीक है। ये तीनों जो है ये आपके बिहेवियरिज्म से ताल्लुक रखते, नहीं दो, ये पेवलोव तो बिहेवियर से ताल्लुक रखते हैं, बिहेवियरिज्म से, बेंडूरा भी क्योंकि बिहेवियर से रिलेटेड इन्होंने स्टडी करी थी। प्याजे जो है वो कॉग्निशन, कॉग्निटिव थ्योरी से ताल्लुक रखते हैं प्याजे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो आपके क्या है? टीचर ऑफ डेफ चिल्ड्रन है, ठीक है। इन्हें ऑरलिस्ट भी बोला जाता है, ग्राहम बेल को ऑरलिस्ट भी है, ये एक ऑरलिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि भाई ये बताओ कि डेसिबल को कैसे लिखा जाता है? डेसिबल को कैसे लिखा जाता है? तो भाई डेसिबल को, इस डेसिबल को कैसे लिखा जाएगा? तो इस डेसिबल को पहला लेटर जो आएगा वो आपका स्मॉल लेटर आएगा, और दूसरा लेटर आपका कैपिटल में आएगा, इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन में देख लो कहाँ है, ऑप्शन में ये रहा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ डेफ
ब्लाइंड को कैसे लिखा जाता है शॉर्ट में, तो उसे लिखा जाता है दोनों कैपिटल लेटर्स में, यानी कि बड़ा डी और बड़ा बी। कहाँ है ऑप्शन में, हैगा क्या, ये रहा। तो इसका अगर ऐसा इस तरह से पूछा जाए डेफ ब्लाइंड की शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आपका ये आ जाएगा डी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 कह रहा है क्वेश्चन, द टेक्टाइल मोड इज मोस्ट यूजफुल फॉर। टेक्टाइल मोड किसके लिए यूजफुल है भाई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। टेक्टाइल यानी छू छू कर पढ़ना है ना, टच करके पढ़ना, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ये चीज नहीं है। पर्सन विद एएसडी के लिए भी नहीं है। पर्सन विद डेफ ब्लाइंड के लिए तो है, और हेयरिंग के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेफ ब्लाइंड के लिए टेक्टाइल अप्रोच बेस्ट मानी जाती है, तो इसलिए सबसे मोस्ट यूजफुल यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंड हैव डिफिकल्टी विद। भाई डेफ ब्लाइंड बच्चों को किसमें डिफिकल्टी होती है, किसमें दिक्कत होती है डेफ ब्लाइंड बच्चे को, एंटिसिपेशन में, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में, वीक ऑन द मोटर स्किल्स में, या इनअटेंटिवनेस में। तो मुझे पता है भाई, मुझे पता है ये इनअटेंटिवनेस जो ये है, ये तो एडीएचडी बच्चों में होता है, एडीएचडी बच्चों में होता है। इनअटेंटिवनेस जो होती है वो एडीएचडी बच्चों में होती है। वीक ऑन मोटर स्किल्स वीक होती हैं, ये होती हैं आपकी लोकोमोटर में, एलसी लोकोमोटर में होती है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ये किस में होता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इसे आईडीडी के नाम से भी जानते हैं, जिसे मतलब आईडी के नाम से भी जानते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, उसे कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी कहते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले एमआर कहा जाता था, फिर इसका नाम आईडी हो गया, फिर आईडीडी हो गया। और अगर आपसे पूछे कि भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोर किस नाम से जाना जाता है, तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई किसमें दिक्कत हो गई, डेफ ब्लाइंड वाले पर्सन को एंटिसिपेशन में दिक्कत होगी, पूर्व अनुमान लगाने में दिक्कत होगी कि भाई जब वो चलता है फिरता है तो उसको ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, क्योंकि भाई अंधा है ना, कैसे पता चलेगा कि भाई ब्लाइंड है, कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है, कोई ट्रैफिक आ जाए, कोई बाइक आ जाए तो उसे कैसे पता चलेगा, तो उस चीजों में दिक्कत होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है डेफ ब्लाइंडनेस कंडीशन, किस चीज का कंडीशन, जो कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन है भाई, ये तो सबको पता है। डेफ क्या है, डेफ क्या है, वीआई से रिलेटेड है, प्लस ब्लाइंड क्या है, सॉरी डेफ क्या है, एचआई से रिलेटेड है, प्लस वीआई, ये वीआई से रिलेटेड है। देख लो भाई कहाँ है कॉम्बिनेशन, कहाँ बनना है इसका, तो कहाँ है भाई, हेयरिंग कम्युनिकेशन इंपेयरमेंट नहीं बनना, ये विजुअल और फिजिकल ये भी नहीं बन रहा, विजन एंड लैंग्वेज ये भी नहीं बनना, तो विजन में और हेयरिंग में प्रॉब्लम है, यही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, डेफ ब्लाइंड को क्या क्या है, डेफ ब्लाइंड तो बोलते हैं, इसको डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट भी बोलते हैं, इसे मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट भी कहा जाता है, और डिसऑर्डर भी कहते हैं कि ये क्या है, ये मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर भी है या डुअल सेंसरी डिसऑर्डर भी है, इसे ये भी कह देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 174 है कि द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर persons who are deaf blind are, क्या होगा भाई, द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर पर्सन हु आर डेफ ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड का कम्युनिकेशन मेथड क्या होगा, ये बता रहा है किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं डेफ ब्लाइंड जो होते हैं, ये पूछ रहा है ना। हाँ, डेफ ब्लाइंड कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो टच क्यूज से करते हैं भाई, करते हैं टच क्यूज से, टच करके सीखते तो हैं भाई, टच करके, हाँ टच करके तो सीखते हैं, टच करके। या फिर खड़ा है, जैसे डेफ ब्लाइंड जो है वो खड़ा हुआ है, अगर मैं उसके कंधे पे ऐसे 2 बार टिप करूं, कि मैंने उसे पहले ही समझा रखा है कि अगर मैं 2 बार ऐसे क्या कहते हैं ऐसे करूंगा, तो इसका मतलब है आपको घूमना है, आपको इस तरह से घूमना है मेरी तरफ, या आप कह सकते हैं राइट की तरफ घूमना है, जैसे इस पे लेफ्ट में मारा तो आपको राइट की तरफ घूमना है, या इस तरह से मैंने उससे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो ये टच है। बाकी वो टच करके भी सीख सकता है, ये भी है। ऑब्जेक्ट सिंबल आपको लगेगा गलत है, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंबल एक तरह से सही है। फॉर एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट सिंबल का एग्जांपल मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि डेफ ब्लाइंड पर्सन को अगर आप टॉवल उसके हाथ में दे दोगे, तो उसका टॉवल वो महसूस करेगा और उसे पता चल जाएगा टॉवल इसका मतलब नहाना है, नहाने जाना है, नहाने का समय हो गया है, ठीक है। या फिर आप उसको हाथ में चम्मच दे दो, है ना,
चम्मच दे दो स्टील का, तो उसे उसे समझ में आएगा कि खाने का समय हो गया है, खाना खाना है मुझे। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट सिंबल्स होते हैं जो उसको बताते हैं कि क्या करना है। तो कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप, ठीक है। सुन तो पा नहीं रहा, देख भी नहीं पा रहा, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? सिंबल्स के थ्रू कर सकते हो। फिंगर स्पेलिंग, फिंगर स्पेलिंग में आप क्या है, फिंगर्स अपने जो फिंगर्स हैं उसके हाथ पे कुछ भी बना कहना चाहते हो तो उसके हाथ लेकर आप उसके हाथ पे पाम पे बनाओ, तो वो उसको महसूस करेगा और आप उसे पता चल जाएगा आप क्या लिख रहे हो, तो वो उससे पहचान जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। तो ये चारों ही ऑप्शन, तीनों ही चीजें पॉजिटिव हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 175। एज पर 2011 सेंसस 2.21 ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑफ दिस डैश आर द पर्सन विद मूवमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी। ठीक है, 2000 जनगणना के अनुसार 2.21 जनसंख्या दिव्यांग है, इनमें से डैश गतिशील संबंधित दिव्यांग है। तो इसका देखो, ये तो फैक्चुअल आंसर है, फैक्ट बेस्ड आंसर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ही, और मैं ज़्यादा लंबी या लेंथी नहीं करना चाहता इस वीडियो को, इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट भी बोला मैंने, थोड़ा जल्दी भी कराया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से ऑप्शंस में भी समझ में आए होंगे, और आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, ठीक है। और आप जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी फायदा हो, केवीएस का जो टायर 2 का है उसमें भी एमसीक्यूज में ये फायदे या बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको कल तक अवेलेबल करा दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 की, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें पीडीएफ सब कुछ मैंने अटैच कर दिए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा आपने तो ज्वाइन कर ले, जो नए हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी का डाउट हो, कुछ भी तरह का डाउट हो, तो उसमें कमेंट कर दे। कमेंट करने से ये रहता है, मुझे पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कहाँ डाउट है, क्या आप जैसे इन चीज़ों में किस चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए पीपीटी में। जैसे कुछ कुछ सजेशंस देते हैं कि सर ये ब्लैक रखो, ये वाइट रखो, है ना, कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं, तो उन सजेशंस को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, उसमें इम्प्रूव भी करता हूँ। तो जो भी देख रहा है वो इस चीज़ को मुझे बताए, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, या आप मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, है ना, वो चीज़ें आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।